अच्छा जी, तो ये अभी अभी तक हमने थोड़ी देर पहले तक जो बात की थी ना, आप याद रखें कि ये हाइपोथेसिस है खाली। बीच में मेरी लैंग्वेज मैंने कुछ इस तरह यूज़ की जिससे आपको लग रहा है कि मैं श्योर हूँ कि सोसाइटी में ये भी होता है, वो भी होता है, इंटरेस्ट भी टैबू है। ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब अभी मुझे ये लग रहा है। एक्चुअली रिसर्च होनी है, ठीक है जी। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि रेगुलेटरी चैलेंज भी हैं, सोशल चैलेंज भी हैं, घर वाले मर्दों से भी नहीं मिलने देते, ये अभी प्रूव नहीं हुआ। अभी इस पे रिसर्च नहीं हुई। अभी ये मेरा स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट था। ये मैंने रिसर्च शुरू करते हुए मेरे जहन में ये चीज़ चल रही थी। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस के ये कोई फैसले नहीं थे, रिसर्च की आउटपुट नहीं थी, बल्कि ये हाइपोथेसिस थी। इसने प्रूव होना है या डिसप्रूव होना है इस चीज ने, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे। अब हम ये देखेंगे कि इन ये जो अब हमने ऑपरेशनल डेफिनेशंस दे दी, अब इनको यहाँ पीछे जो हमने ये वाले स्केल्स देखे थे, तो ये हर एक किस किस स्केल पे मेजर होगा ये क्विकली देखते हैं हम। तो इसी टेबल को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, और जो डिटेल टेक्स्ट है वो यहाँ से गायब हो गया। पहले वेरिएबल लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन। जो पीछे थी, द एसएमई, सॉरी, द एसएमई ओनर इज मेकिंग इनफ प्रॉफिट टू मीट हर, और फिर इसी तरह द एसएमई ओनर इज फेसिंग चैलेंजेस, फिर डेमोग्राफिक्स और सब टाइप्स। इस तरह ऑपरेशनल डेफिनेशंस में दो चीज़ें, एक प्रॉफिट बिजनेस इज मोर देन फैमिलीज रिक्वायरमेंट्स, और नंबर टू ये 12 महीने तक चलता रहेगा। दो पार्ट्स हैं। फिर सोशल चैलेंज में दो हैं, एक इंटरेस्ट कंसिडर टैबू, और दूसरा है इंटरेक्शन इज नॉट अप्रूव्ड। फिर उसके बाद एक रेगुलेटरी चैलेंज है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। देखें, पहले वाले में सस्टेनिंग बिजनेस में मेजरमेंट कैसे होगी प्रॉफिट की? फैमिलीज मंथली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमने पता करनी है। फर्ज करें वो कहते हैं हमारी 1,50,000 है। बिजनेस का प्रॉफिट पता करना है, फर्ज करें वो कहते हैं ये 2 लाख है। और प्रॉफिट की ड्यूरेशन पता करनी है कि पूरे 12 महीने, एक साल वो हुआ कि नहीं। तो फैमिलीज मंथली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो आप कैसे मेजर कर सकते हैं? स्केल्स पे देखें तो इंटरवल से भी मेजर कर सकते हैं। यानी उनको आप कह सकते हैं क्या 50 से 60 हज़ार के दरमियान है, क्या 60 से 70 के दरमियान में, वगैरह वगैरह। और रेशो से भी कर सकते हैं, उनसे एग्जैक्टली पूछ सकते हैं कि बताएं कितनी है आपकी। तो ये आई से भी हो सकती है, यानी इंटरवल से भी, और आर से भी, और रेशो रेशो से भी। इसी तरह बिजनेस प्रॉफिट भी आप इन दोनों तरीकों से मेजर कर सकते हैं। जो प्रॉफिट की ड्यूरेशन है वो आप ऑर्डिनल स्केल से मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल स्केल क्या था कि एक ऑर्डर में, तो आप कह सकते हैं 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 14 महीने, इसमें से जो है उसको टिक कर दें, तो वो टिक कर देगा, कर देंगी, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह जो फाइनेंशियल बैरियर्स थे उसमें तीन चीज़ें थी। नंबर एक था इंटरेस्ट ऑपोजिशन बाय फैमिली रिलेटिव्स, यानी आपकी फैमिली और आपके रिलेटिव्स सूद के खिलाफ हैं या नहीं। तो ये लिकर्ट स्केल से अ, आपके इंटरवल इंटरनल वाले इंटरनल वाले स्केल पे लिकर्ट स्केल से मेजर होगा। इसी तरह जेंडर मिक्सिंग, यानी मर्दों से बात करने पे फैमिली वगैरह नाराज होते हैं कि नहीं, वो भी इंटरवल स्केल से लिकर्ट पे मेजर होगा। तो देखिए इंटरवल क्या था। आप लिखेंगे माई फैमिली इज अगेंस्ट इंटरेस्ट, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। या 1 to 10 डब्बे बना देंगे, और 1 पे लिखेंगे फैमिली इज एक्सट्रीमली अगेंस्ट इंटरेस्ट, और 10 पे लिखेंगे फैमिली डजेंट केयर, दे आर फॉर इंटरेस्ट। तो वो किसी एक को बीच में डब्बे को टिक कर देंगे, और आपको समझ आ जाएगी कि उनकी फैमिली का इन दोनों चीज़ों में कहाँ पे स्टैंड है। और तीसरी चीज़, इनफ फैमिली एंडाउमेंट टू प्लेज, कि फैमिली के पास काफ़ी चीज़ें हैं कि वो बैंक को दे सकते हैं, और बैंक उसके अगेंस्ट पैसे दे देगा, कर्जा दे देगा। और ये नॉमिनल स्केल पे हो गया। नॉमिनल स्केल क्या था? यस, नो।
हाँ मेरी फैमिली के पास इतने पैसे हैं ताकि बैंक कर्जा दे देगा, नो मेरी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं है कि बैंक कर्जा दे देगा। आगे डेमोग्राफिक्स, इसमें एज मेजर होगी रेशो से, यानी आप उसमें लिख देंगे 5 से मेरी एज 20 से नीचे है, 20 से 25 के दरमियान है, 25 से 30 के दरमियान है, 30 से 35 के दरमियान है वगैरह, जो भी आप रेशो बनाएंगे। एजुकेशन लेवल को आप इंटरवल से मेजर करेंगे, आप लिखेंगे मैट्रिक, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेड में मास्टर्स, पीएचडी जो भी है। लोकेशन नॉमिनल से होगा, आप कहेंगे फैसलाबाद, कराची, पेशावर, 5-6 ऑप्शंस देंगे, उसमें से किसी को वो टिक कर देंगी। फैमिलीज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो इंटरवल से मेजर होगी, या जो ऊपर 8 नंबर सवाल था कि आपकी फैमिली में एंडाउमेंट आपके पास है इतनी कि उसके बदले कर्जा मिल जाएगा, आप उससे इन्फर भी कर सकते हैं, हो सकता है आप सवाल ना पूछना चाहें, आप उसी के जवाब से अंदाज़ा लगा लें कि फैमिली की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। जो फिजिकल और मेंटल चैलेंज की बात है उसको सिंपल नॉमिनल स्केल में यस या नो से आप पता कर लेंगे। फिर टेक्सटाइल सब सेक्टर, पीछे हमने बात की थी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जैसे डिफाइन की है, तो उन्होंने डिफाइन की हुई है नॉमिनल स्केल पे कि हमारे पास ये 6 या 7 सब सेक्टर्स हैं, स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और फिलामेंट यार्न मैन्युफैक्चरिंग। उनमें से जो भी उनको कंसर्न करता है, जिसकी उन्होंने एसएमई खोली हुई है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वो उसको टिक कर देंगी। तो इस तरह आपके मुख्तलिफ वेरिएबल्स के आप कीवर्ड्स या वेरिएबल्स को पहले लिखेंगे, फिर उनकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन देंगे, फिर उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशन देंगे, फिर ऑपरेशनल डेफिनेशन के मुताबिक फैसला करेंगे कि उनको मेजरमेंट किस किस चीज़ की किस किस स्केल पे करनी है। स्केल आपके पास 4 मौजूद हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो। तो यहाँ पे कुछ कंक्लूडिंग मशवरे हैं, इनको ज़रा देखिएगा। सबसे पहले में लिखा हुआ है रिमेंबर द कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, जैसे हमने पीछे थोड़ी देर पहले बात की ना कि इसकी कंसेप्चुअल डेफिनेशन कोई और है, उसकी कोई और है, मेरी कोई और है, आपकी कोई और है, तो आपकी जो भी है रिमेंबर इट, क्योंकि ऑपरेशनल डेफिनेशंस उसी पे डिपेंड करती हैं। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर एनी मेजर इज टू मैच इट टू द स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्ट दैट विल बी यूज्ड इन द स्टडी। आगे लिखा है कीप एन ओपन माइंड, डू नॉट गेट लॉक्ड इनटू अ सिंगल मेजर और टाइप ऑफ मेजर, यानी हमेशा ऑर्डिनल पे ना जाएं, हमेशा लिकट स्केल पे ना जाएं, हमेशा नॉमिनल पे ना जाएं, बल्कि देखें कि और किस किस तरीके से आप इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं और कौन सा सबसे अच्छा मेजर करता है। हम आगे इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो हम मुख्तलिफ देखेंगे कि मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि इस चीज़ को इसने इस तरह मेजर किया, इसने इसको इस तरह मेजर किया, तो आपके ख्याल में सबसे अच्छा कौन सा है। आगे लिखा है बोरो फ्रॉम अदर्स, यानी ये ना कहना चाह रहे हैं कि बहुत सी स्टडीज़ में एक ही चीज़ को मुख्तलिफ, किसी स्टडी में और तरह मुख्तलिफ तरीके से मेजर किया होगा, किसी में और तरह किया होगा, तो पढ़ें 3 4 5 6 स्टडीज़, और जो सबसे अच्छा तरीका लगता है आपको उसको अडॉप्ट कर लें और उसका क्रेडिट दे दें, बता दें कि मैंने वहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है। फिर लिखा हुआ है एंटिसिपेट डिफिकल्टीज, logical and practical problems often arise when trying to measure variables of interest. Sometimes a problem can be anticipated and avoided with careful forethought and planning. जैसे आप हमारे केस में जिसकी हम जो बात कर रहे हैं ना, तो हमें शायद ये फिजिकली चैलेंज्ड और मेंटली चैलेंज को मेजर करने में कोई डिफिकल्टी आए अगर हमने गलत तरह इस चीज़ को फ्रेज कर दिया। इसी तरह अगर हम फैमिली फैमिली की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और एंडाउमेंट्स को जानना चाहेंगे तो हो सकता है लोग ना बताना चाहें, तो वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो आपको किसी इनोवेटिव तरीके से फिर ये चीज़ मेजर करनी होगी। और आखिर में लिखा है डू नॉट फॉरगेट योर यूनिट ऑफ एनालिसिस, ये थ्रू आउट रिसर्च आपके जहन में रहना चाहिए कि आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है। इस केस में एक यूनिट है दैट लेडी, वन लेडी हु इज रनिंग अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, या शी इज ट्राइंग टू रन अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वो आपका एक यूनिट है। तो वो आपने जितना भी डेटा इकट्ठा करना है, 100, 50, 200, 500, 1000, तो उतनी लेडीज होंगी। हो सकता है किसी केस में आपका यूनिट कुछ और हो, फैमिली हो, किसी केस में आपका यूनिट कुछ और हो, मे बी म्यूनसिपैलिटी हो, वगैरह वगैरह। तो दिस इज ऑल आई हैड फॉर टुडे जी। आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे बताएं। अच्छा सर, इसमें एक मैं जो वो डिस्कस करना चाह रहा था कि मैंने तकरीबन कोई 20-25 ये जो क्वेश्चनेयर जैम भरे होंगे लोगों की रिसर्च के लिए मेरे पास आते थे।
तो ये जो मैं खराब करता रहा हूँ इनको, इस चीज को पकड़ने का भी कोई तरीका होता है कि भाई किसी ने जान छुड़ाई है या किसी ने वाकई की है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल तरीका होता है। इंडिविजुअल लेवल पे तो शायद आप ना कर सकें, लेकिन जब आप उनको समराइज करते हैं ना, तो वो आउटलायर सामने आ जाते हैं ना। जैसे वैसे ही किसी ने जान छुड़ाई है तो वो अ, किसी ऐसी चीज पे सेटिस्फाइड लिख देगा जिस पे बाकी सब अनसेटिस्फाइड थे, या किसी ऐसी चीज को 10 नंबर दे देगा। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके ख्याल में कराची के हालात कैसे हैं? 1 to 10, 1 बहुत बुरे, 10 बहुत अच्छे। तो आप अगर 10 दे देंगे, बाकी सब 3 और 4 लिखेंगे, तो आप पकड़े जाएंगे, या बाकी सर सब ये सामने ये वाली चीज तो फिर नजरिए के लिहाज से भी है ना। अब अगर मैं इस टाइम मलीरगंज में बैठा हुआ हूँ, तो मेरे नजदीक अगर मैं सिर्फ मलीरगंज में रहता हूँ और अंदर ही रहता हूँ तो मैं कहूंगा बहुत अच्छे हैं। और अगर आप कोई किसी और इलाके में रहता है जहाँ खराब है, तो ये तो उस हवाले से भी सवाल, मतलब मैं सवाल की उस तरफ नहीं जा रहा। मैं वैसे ही वो कर रहा हूँ कि भाई मेरे नजरिए के हिसाब से ये चीज सही हो सकती है, हाँ किसी वो और के लिहाज से वो चीज ऊपर सही ना हो। जो भी कोई क्वेश्चनर होता है ना, उसमें सबसे ऊपर डेमोग्राफिक्स होते हैं ना। तो वो ये सवाल पूछने से पहले आपसे पूछेगा कि आप रहते कहाँ हैं, तो वो वहां से सही सही सही। कैटेगराइज कर लेगा। तो आप सही कह रहे हैं, ऐसा मुमकिन है। अगर डेमोग्राफिक्स उसने अच्छी तरह नहीं की होंगी तो फिर जाहिर है ये प्रॉब्लम आएगी। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। थैंक यू जी। और किसी का कोई सवाल है तो बताएं जी, वरना छुट्टी करते हैं। मुइज, फरा, फातिर, हमना, अवैस ने पूछ लिए, साद, साद, मा, मायरा, सादिया, शुएब, ताबिंदा, उमैर ने भी पूछ लिए, जिया। कोई सवाल है तो बताएं जी। सर ये देखो, अभी आपने बोला आउटलायर वाला, इस आउटलायर को निकालने के लिए भी नॉर्मल से तो आउटलायर नहीं निकल सकता, इसके लिए तो फिर एक्सेल और डेटाबेस प्रोसेसिंग ये चीजें भी फिर आनी चाहिए, जो प्लॉट करके दिखा सके कि क्या बिल्कुल आउटलायर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जब अभी हम आगे चलते जा रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाल्लाह आखिर में हम वहां तक पहुंचेंगे कि एनालिसिस कैसे करना होता है डेटा का। ठीक है सर। अच्छा सर, एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था कि जब हम क्वेश्चनेयर बनाते हैं, अभी हम वो चीजें सीख रहे हैं, ऑब्वियसली हो सकता है आगे आई भी ये चीज। तो मैंने लेट्स सपोज एक सवाल बनाया, और उसके नीचे या उसके 4 सवाल नीचे एक ऐसा सवाल था जो डिपेंड कर रहा था कि मैं ऊपर क्या जवाब देता हूँ। ऐसे भी कुछ सिनेरियोज होते हैं कि जिसमें अगर मैं ऊपर एक चीज को रेट कर रहा हूँ 10, तो नीचे उसी सवाल के, मतलब नीचे वाले जो सवाल है उसमें भी पहले वाले सवाल का अमल दखल हो, इस तरह की भी चीज होती है क्या? हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की है। इनफैक्ट जो आपने पीछे सवाल पूछा था ना, उसका भी थोड़ा सा जवाब इसमें मौजूद है। कि कभी कभी लोग ऐसे करते हैं कि इंटेंशनली ऐसे सवाल रखते हैं कि अगर कंसिस्टेंसी ना हो तो उसको फिर डिस्कार्ड कर देते हैं। उससे पता लगता है कि इसने केयरफुली जवाब दिए ही नहीं है, खाली टेक लगाए हैं। क्योंकि अगर कोई कहता है कि मेरे सर पे बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, आगे एज बताता है 18 साल है, तो प्रोबेबली वो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वो उससे आपको लगेगा कि इसने वैसे ही बस भर दिया। ये भी एक यानी कि ट्रिक है जो यूज की जा सकती है इस तरह के आउटलाइर्स को पकड़ने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास जो है काफ़ी सारी ऑडियंस है, डेटा काफ़ी इकट्ठा हो रहा है, तो फिर आप इस तरह की लिबर्टी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जवाब ही नहीं आ रहे होते ना, तो बस जो भी आता है उसको सबर शुक्र करके लोग ले लेते हैं। यानी सर मैंने भी जो जवाब दिए हैं लोगों ने समझ ही किया। हाँ सही है सही है। तो आपने आपने जिस तरह लोगों की रिसर्च बर्बाद की है, तो दुआ करें कि आपकी लोग बर्बाद ना करें, ठीक है। आमीन सर, आमीन। चले जी, किसी और का कोई सवाल है तो बताएं, वरना छुट्टी करते हैं। तो दे बिंग नो ठीक है सर। नो फर्दर क्वेश्चंस, इंशाल्लाह पर 2-3 दिन बाद मंडे को मिलते हैं जी। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह सर, अल्लाह हाफिज।